बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए जो लेक्चर लेकर आया हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चन क्लास 9 फिजिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इस यूनिट नंबर 7 की जो एक्सरसाइज है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर जो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे वो 7.1 से लेके 7.12 तक थे और आज के लेक्चर के अंदर 7.13 से 7.22 तक के शॉर्ट क्वेश्चंस किए जाएंगे। ये मैंने तफसील के साथ आपको इसलिए लिख दिए कि चैप्टर के अंदर से बच्चों के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस ढूंढना बड़ा मसला होता है, तो आपको बने बनाए और सही तरतीब में लिखे हुए शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपके लिए तैयारी करना आसान हो जाएगी। तो चलते हैं जी इन शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन बच्चों इससे पहले तो बच्चों वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आप जो भी नया लेक्चर आए फिज़िक्स का हो, मैथमेटिक्स का हो और आर्ट्स एंड तल का हो आपको बर वक्त मिलता रहे। तो पहले इंग्लिश के अंदर सुन लें जी, ये जो क्वेश्चन नंबर 7.13 है। व्हाट डज इट मीन व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस फॉल सडनली? किसी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एकदम कम होना क्या जाहिर करता है? तो बच्चों इसका जवाब सुन लें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अचानक कम होना किसी इलाके में चंद घंटों के दौरान आंधी, बारिश और तूफान के इम्कान को जाहिर करता है। यानी जिस तरह प्रेशर में अचानक तब्दीली हुई है यानी कमी हुई है, तो यानी इस जगह पे तो कमी हो गई ना, थोड़ा हो गया। तो जहां प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा फ़ज़ा का, वहां से हवा बड़ी तेज़ी के साथ स्पीड से इस इलाके की तरफ चलेगी जहां प्रेशर बहुत कम हुआ है। जब हवा की स्पीड ज़्यादा होगी तो उसके साथ गर्दो गुबार, बादल सब कुछ आने की फिर तवक्को की जा सकती है। तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर प्रेशर में अचानक तब्दीली होती है तो इस तरह मौसम में भी अचानक तब्दीली मतवक्को होगी। तो मौसम की वो तब्दीली क्या आंधी की सूरत में भी हो सकती है, बारिश की सूरत में भी, और आंधी और बारिश दोनों यानी तूफान की सूरत भी बन सकती है। तो अब चलें जी 7.14 की तरफ। जी 7.14 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कुछ यूं है। व्हाट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन वेदर इफ द बैरोमीटर रीडिंग शोज अ सडन इंक्रीज? ये भी उसी तरह का है कुछ क्वेश्चन, उसके उल्ट है। उर्दू में सुन लो बच्चों। अगर बैरोमीटर की रीडिंग में यकदम इजाफा हो जाए तो मौसम में कौन सी तब्दीलियां मतवक्को होती हैं? इसका जवाब भी मैंने नीचे लिख दिया है, सुन लें। बैरोमीटर की रीडिंग में यकदम इजाफे का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तेज़ी से इजाफा, और इस इजाफे का मतलब ये है कि बाद में फिर इसमें तेज़ी से कमी भी होगी। और आने वाला जो मौसम है यानी ये प्रेशर में अचानक इजाफा ये जाहिर कर सकता है कि मौसम में तब्दीली भी अचानक होने वाली है, यानी मौसम ख़राब होने वाला है अगले चंद घंटों में। तो चलें आप फिर नंबर 7.15 की तरफ। वो क्वेश्चन कुछ यूं है। पास्कल के कानून की तारीफ कीजिए, उर्दू में लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी सुन ले। स्टेट पास्कल्स लॉ। जी तो बच्चों पास्कल का कानून क्या है? पास्कल के कानून की तारीफ कीजिए या पास्कल्स लॉ को डिफाइन करें। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर इम्तहान में ये आ जाता है 2 नंबर के लिए। तो इसका जवाब सुन लें। पास्कल के कानून के मुताबिक जब किसी बर्तन में मौजूद माया के किसी पॉइंट पर प्रेशर लगाया जाता है तो ये प्रेशर बगैर किसी कमी के माया के दूसरे तमाम हिस्सों को मसावी तौर पर मुंतकिल हो जाता है। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, व्हेन अ प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन अ लिक्विड इन अ वेसल, दिस प्रेशर इज equally transmitted in all parts of the
लिक्विड। कि जब किसी बर्तन के अंदर जो माया मौजूद होता है उस पर प्रेशर लगाया जाता है तो ये प्रेशर बगैर किसी कमी बेशी के माया के तमाम हिस्सों में मसावी तौर पे मुंतकिल हो जाता है। 7.16 इंग्लिश सुन लें क्या लिखता है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस क्या है, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, इसका जवाब सुन ले। मैंने ज़्यादा अच्छे अंदाज में जवाब लिख दिया है। जी तो बच्चों जवाब इसका कुछ यूं है। हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसा आला है जो कि पास्कल के कानून पर काम करता है, यानी जितना प्रेशर लिक्विड के लिए ट्रांसफ़र किया जाएगा दिया जाएगा वो आगे इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, उतना ही आगे कर दे दिया जाता है। ये बड़े वॉल्यूम की नरम चीज़ों, हाँ इसका काम क्या है, ये बड़े वॉल्यूम की नरम चीज़ों को प्रेस करके उनका वॉल्यूम कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल होता है। तो ये तो आपको पता है। रुई चूँकि नरम होती है, बड़ी बड़ी गांठें होती हैं, तो फिर उनको कैसे काबू किया जाए, ट्रक में कैसे लादा जाए, तो फिर उस रुई से इस हाइड्रोलिक प्रेस को इस्तेमाल करते हुए छोटी छोटी प्रेस करके उनका वॉल्यूम थोड़ा करके उसके गठड़ियाँ बना ली जाती हैं और वो फिर ट्रक में या किसी और जगह लादना आसान हो जाता है। तो मसलन रुई, इसको भी प्रेस करके छोटा इसका वॉल्यूम कम किया। इसके अलावा भूसा, भूसा क्या होता है आप लोगों को इतना पता नहीं होगा। तो ये जो गांव के अंदर गंदम होती है, इससे जब दाने निकाले जाते हैं मशीन के ज़रिए, थ्रेशर मशीन के ज़रिए, तो जो तूड़ी, जिसको पंजाबी में तूड़ी कहते हैं, वो जो उसके नीचे वाले हिस्सों का पीसेस होते हैं, टुकड़े होते हैं, उसे भूसा यानी पंजाबी में तूड़ी कहते हैं। तो ये भी बड़ी बड़ी गांठें बनाने के लिए इसको प्रेस करके छोटा कर दिया जाता है, तो इसका भी वॉल्यूम कम हो जाता है। इसके लिए भी हाइड्रोलिक प्रेस को इस्तेमाल करते हैं। तो अब बढ़ते हैं 7.17 की तरफ। बच्चों एक और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट अहम क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी से क्या मुराद है, जो आप सुन लें इसका। किसी जिस्म की ऐसी खासियत जिसमें वो डिफॉर्मिंग फोर्स के ख़त्म होने पर अपनी असल जिसामत और शक्ल में वापस लौट आए, उसकी ये प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी कहलाती है। यानी जब किसी जिस्म पर फोर्स लगाई जाती है तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। जब फोर्स को हटाया जाए तो अपनी असल शेप में, असल जिसामत में, असल शक्ल में जब वापस लौट आता है तो बॉडी की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। नंबर 7.18 ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुन लें। स्टेट आर्चिमेड्स प्रिंसिपल, अर्शिमीदेस के असूल की तारीफ करें जी। अब इसका जवाब सुन लें जी, सुन लें जी जवाब। फिर जब किसी जिस्म को किसी माया के अंदर मुकम्मल तौर पर या किसी हद तक यानी उसका कुछ हिस्सा डुबोया जाता है तो माया उस पर उछाल की फोर्स लगाता है, यानी जिस्म नीचे को जाता है पानी में और पानी उसको ऊपर को उछालता है। जो माया के यानी ये उछाल की फोर्स जो नीचे से ऊपर की तरफ होती है, आप थर्स्ट फोर्स, ये क्या होती है, जो माया के वजन के मुसावी होती है। कौन सा माया का वजन, जितनी जगह से उस जिस्म ने माया को हटाया है, जो जिस्म के डुबोने से उस जगह से परे हट जाता है। यानी जिस्म को डुबोया, जिस्म ने जितनी जगह के उस जगह से माया को जितना हटा दिया, उस माया का जब वजन लिया जाता है तो उस फोर्स के बराबर, उस वजन के बराबर उछाल की फोर्स होती है जो उस जिस्म पर नीचे से ऊपर को लगती है। इसे असूल अर्शिमीदेस या आर्चिमेड्स प्रिंसिपल कहते हैं। 7.19 व्हाट इज अपथर्स्ट, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, तैरने का असूल क्या है, उछाल की फोर्स से क्या मुराद है, या यूं उछाल की फोर्स से क्या मुराद है, तैरने का असूल बयान कीजिए। तो ये भी सवाल बहुत अहम है, जवाब सुन लें। किसी माया में तैरने वाला जिस्म अपने वजन के मुसावी वजन का माया अपनी जगह से परे हटाता है, यही आर्चिमेड्स प्रिंसिपल भी है, ये तैरने का असूल कहलाता है।
अब उछाल की फोर्स क्या है ये सुन लें। तो ये एक तरह से सादा लफ्जों में जो ऊपर हमने आर्चिमेड्स लॉ पढ़ा था ना, उसी को हेर फेर करके सवाल पूछा गया है। किसी माया में तैरने वाला जिस्म अपने वजन के मुसावी वजन का माया अपनी जगह से परे हटाता है, ये तैरने का असूल कहलाता है। और दूसरा हिस्सा के उछाल की फोर्स क्या है? जब किसी जिस्म को माया में डुबोया जाता है तो उस जिस्म का वजन नीचे की तरफ अमल करता है। ये एक्शन है रद्द अमल के तौर पर, यानी रिएक्शन के तौर पर। माया जो है, लिक्विड जो है, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाता है उस फोर्स को उछाल की फोर्स का नाम देते हैं। और यही वो फोर्स है जो जिस्म को पानी के ऊपर तैराती है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7.20 एक्सप्लेन हाउ सबमरीन floats on the water surface and dives down into water। उर्दू में भी सुन ले इसका सवाल। अब दोस्त पानी की सतह पर और पानी के अंदर किस तरह चलती है, यानी किस तरह गोता लगाती है, इसकी वजाहत करें। तो जो आपके अंदर बच्चों मैंने तफसील से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आबदोज होती क्या है? जिस तरह फजा के अंदर लड़ने वाले हमारे त्यारे फाइटर्स होते हैं, उसी तरह समंदर के पानी के अंदर लड़ने वाला आप कह लें जो आला है, जो मशीन है, जो जहाज है, उसको आबदोज यानी सबमरीन कहते हैं। आबदोज पानी की सतह पर तैरने के अलावा जिस तरह फजा के अंदर तैयारे करतब दिखाते हैं, कभी ऊपर चलेगा कभी नीचे, तो उसी तरह ये जो आबदोज है, सबमरीन है, ये भी पानी के अंदर यही काम करती है। मछली की तरह उछलती कूदती है, नीचे भी जाती है, ऊपर भी आती है। तो आबदोज पानी की सतह पर तैरने के अलावा पानी के अंदर भी सफ़र कर सकती है। कैसे सफ़र करती है, कैसे ये पानी की सतह पर आती है, कैसे चलती है? बिल्कुल मछली के तैरने, ऊपर आने और नीचे आने का प्रिंसिपल ही है। जब ये अपने टैंक्स, यानी इस आबदोज के अंदर पानी के बड़े बड़े टैंक्स लगे होते हैं, में पानी भर लेती है, तो क्या हो गया? वॉल्यूम तो इसका फिक्स होता है, इसका वजन ज्यादा हो गया, तो ये पानी में गोता लगाकर नीचे चली जाती है। वजह क्या है? जब इसने पानी की सतह पर आना होता है, अपने पानी वाले टैंकों को खाली करना शुरू कर देती है। जब टैंक्स मुकम्मल खाली हो जाएं तो ये पानी की सतह पर तैरने लगती है। ऐसा क्यों होता है? पानी की सतह पर क्यों आती है, नीचे क्यों चली जाती है, इसकी वजाहत आगे की जाती है। तो वजाहत सुन ले। वजह यह है कि जब उसके पानी वाले टैंकों में पानी भरना शुरू होता है तो इसका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, जबकि उछाल की फोर्स तब्दील नहीं होती। ज्यों ज्यों आबदोज के टैंक्स पानी से भरते जाते हैं, ये गहराई में उतरती चली जाती है। वजन जो ज्यादा हो गया, वॉल्यूम वही है। इसी तरह ज्यों ज्यों पानी के टैंकों को खाली करती है तो वॉल्यूम वही होता है, जबकि वजन कम होना शुरू हो जाता है। वजन में मुसलसल कमी की वजह से ये पानी की सतह की तरफ चली आती है। अगला क्वेश्चन है जी 7.21, इंग्लिश में सुन लें क्या लिखा हुआ है। कहता है व्हाई डज अ पीस ऑफ स्टोन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डज अ पीस ऑफ स्टोन sink in water but a ship with a huge weight floats। उर्दू में सुन ले। पत्थर का टुकड़ा, पत्थर के टुकड़े की जगह ना बाल का तो वो सुई भी कह देता है, लकड़ी का तख्ता कह देता है बहरी जहाज की जगह। पत्थर का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, लेकिन एक इंतहाई भारी भरकम बहरी जहाज पानी पर तैरता रहता है। क्यों? तो इसकी वजाहत यहाँ जवाब में मौजूद है। तो बच्चों जवाब सुन लें। पत्थर का टुकड़ा पानी में इसलिए डूब जाता है क्योंकि इसका वॉल्यूम कम होता है, जबकि इसकी डेंसिटी और वजन ज्यादा होता है। वॉल्यूम कम होने की वजह से उछाल की फोर्स, यानी जो नीचे से ऊपर की तरफ अप थ्रस्ट फोर्स लगती है ना, वो वॉल्यूम से बहुत ज्यादा जुड़ी है। जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा, यानी पानी की सतह के साथ किसी जिस्म की टच सतह जितनी ज्यादा होगी तो उछाल की फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी, जो कि ऊपर की तरफ पत्थर पर लगती है। यानी पत्थर का चूंकि वॉल्यूम कम होता है इसलिए उछाल की फोर्स भी कम ही लगेगी, और नीचे की तरफ पत्थर के वजन की फोर्स ज्यादा होती है, इसलिए पत्थर नीचे की तरफ जाता और डूब जाता है। यानी एक्शन ज्यादा है
पत्थर की फोर्स नीचे को ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, इसलिए वो पत्थर जो है नीचे की तरफ जाता है और डूब जाता है। हम वजाहत करते हैं कि बहरी जहाज़ कैसे पानी की सतह पर तैरता है, उसका वज़न तो पत्थर से भी ज़्यादा होता है। तो सुन लें जवाब, बहरी जहाज़ इस तरह बनाया जाता है कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जो पानी की सतह पर हो। इस तरह उसके नीचे यानी उसकी सतह के नीचे पानी ज़्यादा होता है, तो फिर पानी ज़्यादा होता है तो उस पर उछाल की फोर्स भी उसके हज़ारों टन वज़न से ज़्यादा हो जाती है। इसलिए बहरी जहाज़ बहुत ज़्यादा वज़नी होने के बावजूद पानी की सतह पर तैरता रहता है, जबकि पत्थर का टुकड़ा अपना वॉल्यूम थोड़ा रखने और वज़न ज़्यादा होने की वजह से पानी में डूब जाता है। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आज के लेक्चर के आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है 7.22। इस क्वेश्चन की इंग्लिश में स्टेटमेंट सुन लें। व्हाट इज हुक्स लॉ? व्हाट इज मीन्ड बाय इलास्टिक लिमिट? हुक का कानून क्या है? इलास्टिक लिमिट से क्या मुराद है? तो सुन लें जवाब तफसील के साथ। इलास्टिक लिमिट के अंदर यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर वो नहीं क्रॉस करनी किसी भी जिस्म में पैदाशुदा स्ट्रेन, यानी उसकी जो लंबाई, उसके वॉल्यूम या उसके शेप में जो तब्दीली होती है, इसको स्ट्रेन कहते हैं, उस पर लगाए जाने वाली स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जितनी ज़्यादा स्ट्रेस होगी स्ट्रेन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो लंबाई की बात करें तो उसकी लंबाई उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, शेप की बात करें तो शेप भी पहले से बड़ी हो जाएगी। यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के है किसी जिस्म की। आगे लो जी, ये क्या था? हुक का कानून क्या था? क्या इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी जिस्म में पैदाशुदा स्ट्रेन उस पर लगाए जाने वाली स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसे हुक का कानून कहते हैं। अब दूसरा हिस्सा की इलास्टिक लिमिट क्या है ये भी सुन लें। किसी जिस्म की इलास्टिक लिमिट उसके फैलने या सिकुड़ने की वो हद होती है, यानी असल शेप की निस्बत उसकी शेप चेंज होने की वो हद होती है जिस पर वो डिफॉर्मिंग फोर्स, ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? ये स्ट्रेस ही होती है, हटाने पर अपनी असल हालत में वापस आ जाता है। अगर अपनी असल हालत में वापस आ जाए तो वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है। और अगर स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो कि यानी जो फोर्स लगाई जा रही है वो बहुत ज़्यादा हो जाए कि कोई जिस्म अपनी इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर जाए, यानी जो उसकी पहले शेप थी उस हालत में वापस ना आए, तो जिस्म में मुस्तकिल बिगाड़ पैदा हो जाते हैं, यानी उसकी जो शक्ल में चेंज आई है ना वो मुस्तकिल हो जाती है। स्ट्रेस हटाने के बावजूद असल हालत में वो वापस नहीं आता। तो ये हद जिस पर वो फोर्स, जब डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर से हटा दी जाए और वो असल हालत में वापस ना आए, तो इसका मतलब है वो उसने अपनी इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर लिया। तो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर अगर वो अपनी असल हालत में वापस आ जाता है तो उसकी ये लिमिट इलास्टिक लिमिट कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, आइंदा मुलाकात आपसे होगी नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।